स्वागत है आप सभी का। आज हम शिक्षण विधि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आलोचना करेंगे जो कि आरएचटी और ओएसएसटीटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा क्रम सही है? तो पढ़ने का जो कौशल होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला कौशल श्रवण यानी सुनना, दूसरा कौशल भाषण यानी कहना, तीसरा पठन यानी पढ़ना और चौथा कौशल लेखन यानी लिखना। पहले आता है सुनना, फिर आता है कहना, उसके बाद आता है पढ़ना और उसके बाद आता है लिखना। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनना, कहना, पढ़ना और लिखना। ये 4 प्रकार के कौशल हैं और यही इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले उदाहरण और उसके बाद नियम, यह कौन सा विधि है? तो पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। तो इस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। और उसके ठीक ऑपोजिट निगमन विधि, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ योजना में कितने सोपान होते हैं? 1, 4, 5, 3। तो पाठ योजना में 5 सोपान होते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है उद्देश्य कथन, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनरावृत्ति और पांचवा है प्रयोग। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। ये सी होगा, डी नहीं, सी। क्वेश्चन नंबर 4, कब परीक्षण किया जाता है? विश्लेषण के बाद, विश्लेषण से पहले, गृह कार्य देने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण जो किया जाता है वो है विश्लेषण के बाद किया जाता है। इसमें वाचन के बाद विषयों पर विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद परीक्षण किया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्लेषण के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, किस पाठ विधि में छात्रों में शब्द निर्माण की शक्ति बढ़ती है? प्रत्यक्ष पाठ विधि में, गद्य पाठ विधि में, पद्य पाठ विधि में, व्याकरण पाठ विधि में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्याकरण पाठ विधि। व्याकरण पाठ विधि में शब्द निर्माण की शक्ति बढ़ती है। व्याकरण पाठ में नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और सीखा भी जाता है, इसीलिए वहाँ पर शब्द निर्माण की शक्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, नियम को छात्र किस तरह समझा है, यह जानने के लिए क्या किया जाता है? प्रस्तावना, अनुवाचन, परीक्षण, गृह कार्य। छात्र पाठ का उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं, छात्र नियम को किस तरह समझा, यह जानने के लिए परीक्षा किया जाता है और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, स्पष्टीकरण के बाद उदाहरण देकर नियम के साथ उसका संबंध करना है। ए प्रयोग, बी प्रस्तावना, सी परीक्षण, डी मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयोग। प्रयोग के सोपान पर हम स्पष्टीकरण के बाद उदाहरण देकर नियम के साथ उसका तालमेल बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ योजना का मतलब क्या है? सही उत्तर पूछना, वर्तनी ज्ञान वृद्धि करना, पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुति करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुति करना। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए पहले योजना बनाई जाती है, फिर उस पर कार्य किया जाता है, वैसे ही कक्षा में पाठ पढ़ाने से पूर्व अध्यापकों के द्वारा योजना बनाया जाता है, फिर उस योजना के अनुरूप पाठ पढ़ाया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुति करना। क्वेश्चन नंबर 9, अनुलेख में डैश, अनुलेख में क्या होता है? तो अनुलेख में अध्यापक कुछ लिखते हैं, उसे देखकर छात्र लिखते हैं, यह अनुलेख कहलाता है। तो हो गया ऑप्शन ए, सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र शिक्षक का अनुकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 10, बोध प्रश्न क्या है? प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पाठ के अंत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुकरण वाचन के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें बोध प्रश्न जो पूछा जाता है वह है अनुकरण वाचन के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं, उसके बाद छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, इसके बाद शिक्षक सरल प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुकरण वाचन के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे ही बोध प्रश्न कहा जाता है। इसमें अभी पढ़ाया नहीं गया है, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण नहीं किया गया है,
सिर्फ अभी वाचन हुआ है, इसलिए सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ योजना बनाते समय किस पर ध्यान देना जरूरी है? शिक्षण स्तर पर, पाठ की लंबाई पर, पाठ का प्रकार पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें पाठ योजना जब शिक्षक बनाते हैं तो इन सारी ही बातों का ध्यान रख के पाठ योजना बनाया जाता है। शिक्षण विधि का भी, शिक्षण के स्तर का भी, फिर पाठ की लंबाई का भी, या पाठ के प्रकार का भी। तो ये सारे के सारे सही हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापक कुछ लिखते हैं और छात्र उसे देखकर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहले अध्यापक ब्लैक बोर्ड या श्यामपट में जो कुछ लिख देते हैं, इसके बाद छात्र उससे लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुलेख। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुलेख। और श्रुतलेख जो सुन के लिखा जाता है, और प्रतिलेख जब छात्र पाठ्य पुस्तक से अथवा कहीं दूसरी जगह से वो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो वो है प्रतिलेख। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है अनुलेख। क्वेश्चन नंबर 13, किस पाठ के लिए चार्ट का आवश्यक होता है? ए व्याकरण पाठ, बी गद्य पाठ, सी निबंध पाठ, डी पद्य पाठ। तो किस पाठ में चार्ट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ पढ़ाने के लिए चार्ट की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाने के लिए मानचित्र की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार व्याकरण पाठ पढ़ाने के लिए, जैसे कि काल, संधि, कारक, संज्ञा, ये सारे चीज पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट पेपर की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के ही 4-4 सोपान होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। पहला होता है उदाहरण प्रस्ताव, दूसरा होता है निरीक्षण, तीसरा होता है नियम निर्धारण, और चौथा सोपान होता है परीक्षण। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 15, निगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो निगमन विधि का भी 4 सोपान होता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। पहला नियम होता है, दूसरा नियम का स्पष्टीकरण, तीसरा प्रयोग, और चौथा होता है परीक्षण। ये निगमन विधि है, इसलिए इसमें नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी ज्ञान से क्या होता है? सही भाषण, सही लिखन, सही श्रवण, सही कथन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सही कथन। सही वर्तनी ज्ञान से सही कथन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अनुवन विधि से क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण, पद्य पाठ, गद्य पाठ, निबंध पाठ। तो अनुवन विधि के द्वारा पद्य पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया के माध्यम से प्रधान वाक्य का निर्णय करना होता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्य पाठ। पद्य पाठ को अनुवन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डेश पर होने वाले उच्चारण दोष को परिमार्जन किया जाता है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कौन से सोपान में उच्चारण दोष को सही किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुकरण वाचन। पहले शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं, उसके बाद छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, और उसी समय गलतियों को सुधारा जाता है। अनुकरण वाचन में छात्रों के उच्चारण दोष या फिर अन्य दोषों का परिमार्जन किया जाता है, उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुकरण वाचन। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पाठ में कर्ता, कर्म और क्रिया क्रम में नहीं होते? ए व्याकरण पाठ में, बी गद्य पाठ में, सी पद्य पाठ में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पद्य पाठ में। पद्य पाठ में हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया का संबंध नहीं होता है, उसे संबंध करना पड़ता है। इसलिए इस विधि को अनबन विधि भी कहते हैं, और पद्य पाठ को अनबन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पद्य पाठ। क्वेश्चन नंबर 20, पद्य में कर्ता, कर्म और क्रिया आदि को अन्वेषण करने के बाद प्रधान वाक्य को तय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हम अभी अभी कर चुके हैं, तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनबन। तो पद्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का जो खोज किया जाता है, उसी को ही अन्वय कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21, पद्य में कर्ता, कर्म और क्रिया आदि को पाने के लिए सहज तरीका क्या है? प्रश्नोत्तर, बी आवृत्ति, सी अनबन, डी व्याख्या। तो पद्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का खोज करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि सबसे उपयुक्त विधि है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर। प्रश्न करने से कर्ता, कर्म और क्रिया अपने आप ही निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कम आयु के बालकों के लिए निगमन विधि है? असफल, कम असफल, सफल, बहुत सफल। तो कम आयु के बालकों को पढ़ाने के लिए निगमन विधि बिल्कुल भी उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इस नाते बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असफल। कम आयु के बच्चों के लिए आगमन विधि सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अध्ययन की उत्तम विधि है? आगमन, खेल, निगमन, आत्मविकास। अध्ययन यानी कि पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वो है निगमन विधि, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निगमन। तो क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापन की उत्तम विधि क्या है? तो अध्यापन यानी पढ़ाने का सबसे उपयुक्त विधि जो है वो है आगमन विधि, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आगमन विधि। अध्यापन के लिए आगमन विधि उपयुक्त है और अध्ययन के लिए निगमन विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 25, छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान कौन सा पाठ में होता है? ए व्याकरण पाठ में, नाटक पाठ में, गद्य पाठ में, डी पद्य पाठ में। तो इसमें छंद, अलंकार, रस आदि का जो भाव होता है वह होता है पद्य पाठ में, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्य पाठ। पद्य पाठ में रस, अलंकार, छंद ये सारे के सारे चीज मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद्या प्लस आलय विद्यालय और उसके बाद आ के साथ आ मिलाने के बाद आ होता है, यह कौन सा विधि है? तो यहाँ पर पहले उदाहरण दिया जा रहा है, उसके बाद उदाहरण के बाद नियम बताया जा रहा है कि आ के साथ आ मिलने से आ होता है, यानी दीर्घ संधि के बारे में बोला जा रहा है। इसमें पहले उदाहरण दिया गया है, बाद में नियम, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 27, बोध प्रश्न, मूल्यांकनात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, विश्लेषण प्रश्न, इनमें से पहले कौन सा प्रश्न होगा? तो ये सारे मूल्यांकन प्रश्न, बोध प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न या फिर विश्लेषण प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो है ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न सबसे पहले होता है, जो कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पहले आ के साथ ई मिलकर ए होता है, यह कहना, कहकर महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र, यह कहना। तो इसमें पहले नियम बताया जा रहा है कि आ के साथ अगर ई मिलेगा तो वो ए बन जाएगा। तो ये कौन सा विधि होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निगमन विधि, क्योंकि इसमें पहले नियम बताया जा रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जा रहा है या उदाहरण दिया जा रहा है, महा प्लस इंद्र महेंद्र, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 29, व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण कैसे होता है? पढ़कर, बारंबार अभ्यास के द्वारा, व्याख्या कर, प्रश्न पूछकर। तो व्याकरण पाठ को अगर हमें मजबूत बनाना है तो उसे बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बारंबार अभ्यास के द्वारा व्याकरण पाठ को मजबूत बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, उदाहरणों के द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? गद्य पाठ, व्याकरण पाठ, पद्य पाठ, अनुवाद पाठ। गद्य पाठ, पद्य पाठ और अनुवाद पाठ, इसको हम उदाहरण के द्वारा नहीं पढ़ाते हैं, और जो हम उदाहरण के द्वारा पढ़ाते हैं यानी आगमन विधि के द्वारा जिसे पढ़ाया जाता है वह है व्याकरण पाठ, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याकरण पाठ। क्वेश्चन नंबर 31, आकाशवाणी से किस कौशल का विकास होगा? लेखन, पढ़ना, कहना, सुनना। तो आकाशवाणी से किस कौशल का विकास हो सकता है? तो आकाशवाणी से हमारा सुनने वाला कौशल विकास हो सकता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुनना। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चारण ज्ञान किस कौशल का अंग है? सुनना, पढ़ना, कहना, लिखना। तो उच्चारण ज्ञान जिस कौशल का अंग है वह है लिखना,
लिखने के लिए सही उच्चारण का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिखना। क्वेश्चन नंबर 33, पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। पठन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन यानी कि मौन होकर पढ़ना, चुपचाप पढ़ना, और सस्वर पठन यानी कि स्वर और लय के साथ पढ़ना, यानी कि जोर से पढ़ना। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ योजना में 5 सोपान होते हैं, इसका प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हर्बर्ट जॉन फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 35, लेखन कौशल बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के कौशल अपनाए जाते हैं, कौन सा एक कौशल सही नहीं है? तो लेखन कौशल के लिए 3 कौशल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है अनुलेख, दूसरा है प्रतिलेख और तीसरा है श्रुतलेख। ये 3 प्रकार के लेखन कौशल होते हैं, और जो नहीं है वह है ए, शिलालेख। शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि नहीं है, तो जो नहीं है वो है शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा पठन में परिश्रम अधिक होता है? पद्य पठन, गद्य पठन, मौन पठन, सस्वर पठन। तो सस्वर पठन में परिश्रम अधिक लगता है स्वर और लय के साथ पढ़ने के लिए, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सस्वर पठन। सस्वर पठन में परिश्रम अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, इसीलिए इसका सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 38, आगमन विधि किस पाठ के लिए उपयोगी है? तो आगमन और निगमन दोनों ही विधि व्याकरण पाठ के लिए उपयोगी होता है और व्याकरण पाठ पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याकरण पाठ विधि। क्वेश्चन नंबर 39, निगमन विधि किस पाठ विधि के लिए उपयोगी है? तो निगमन विधि भी व्याकरण पाठ में ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याकरण पाठ विधि, जो कि नियम से उदाहरण की ओर लेके जाता है, और आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उद्देश्य कथन से क्या होता है? प्रस्तावना, अनुवाचन, पूर्व ज्ञान, विषय प्रवेश। तो उद्देश्य कथन जो सोपान है उसके बाद विषय में प्रवेश किया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषय प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा ज्ञान पाठ के अंतर्गत नहीं है? अनुवाद, अनुलेख, व्याकरण पाठ, गद्य पाठ। यानी कि कौन सा सोपान में हमारा दिमाग शिथिल रहता है, यानी वर्क नहीं करता? तो अनुवाद, इसमें तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, व्याकरण पाठ में भी लगाना पड़ेगा और गद्य पाठ में भी लगाना पड़ता है, और जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है वह है अनुलेख। अनुलेख में सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड से देख के लिखते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुलेख। क्वेश्चन नंबर 42, अनुवाचन कब होता है? आदर्श वाचन के पहले, आदर्श वाचन के बाद, आदर्श वाचन के समय, जब इच्छा होती है। तो अनुवाचन आदर्श वाचन के बाद होता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदर्श वाचन के बाद अनुवाचन होता है, जो कि छात्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? मौन रहना, शोर ना करना, जोर से चिल्लाना, ध्यान से पढ़ना। तो मौन वाचन का उद्देश्य होता है ध्यान से पढ़ना, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 44, किसमें स्वर यंत्र और मुख का उपयोग अधिक होता है? लेखन में, मौन पठन में, सस्वर पठन में, श्रवण में। तो इसमें कौन सा सोपान में स्वर यंत्र और मुख का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सस्वर पठन। सस्वर पठन में स्वर यंत्र और मुख का ज्यादा प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45, काठिन्य निवारण किसमें किया जाता है? प्रस्तावना में, उद्देश्य कथन में, प्रस्तुतिकरण में, पुनरावृत्ति में। तो प्रस्तुतिकरण सोपान में कठिन शब्दों का निवारण किया जाता है, कठिन शब्दों को बताया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 46, अनुबंध विधि में डैश है? पद्य पढ़ाया जाता है, गद्य पढ़ाया जाता है, व्याकरण पढ़ाया जाता है, नाटक पढ़ाया जाता है। तो अनुबंध विधि के द्वारा पद्य पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, 4 प्रकार के कौशल होते हैं, अंतिम कौशल कौन सा है?
पठन, लेखन, श्रवण, भाषण। तो इसमें अंतिम जो कौशल है वह है लिखना, यानी कि लेखन कौशल। जो हमारा पहला कौशल है वो है सुनना, दूसरा है वो कहना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। तो यहाँ बोला है अंतिम कौशल कौन सा है, यानी अंतिम कौशल लिखना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेखन। क्वेश्चन नंबर 48, आगमन विधि का सूत्र है। आगमन विधि का क्या सूत्र है? नियम से उदाहरण की ओर जाना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, और डी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, या फिर बोले वो मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, निगमन विधि का सूत्र क्या है? निगमन विधि का जो सूत्र है वो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, और नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और चौथा है अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। यानी इसमें पहले नियम बताया जाता है, वो अज्ञात होता है, और हम उदाहरण बाद में देते हैं, यानी ज्ञात की ओर हम बाद में जाते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना। ऑप्शन सी में मूर्ति लिखा हुआ है, वो मूर्त होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर आना। क्वेश्चन नंबर 50, मौन वाचन कब करवाना चाहिए? पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद, सारांश के बाद, बोध ज्ञान प्रश्न के बाद, पाठ पढ़ाने के बाद। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद मौन वाचन किया जाता है। पहले आदर्श वाचन करते हैं, फिर अनुकरण वाचन करते हैं, फिर बोध ज्ञान के प्रश्न होते हैं, उसके बाद पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण होता है, उसके बाद मौन वाचन होता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद। धन्यवाद।